नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को धार देने के लिए यूथ कांग्रेस ने जिला व ब्लॉक स्तर पर रोजगार दो न्याय दो अभियान शुरू कर दिया है। अब यूथ कांग्रेस डोर टू डोर जाकर अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को इस अभियान में जोड़ेगी। ग्वालियर में आज यूथ कांग्रेस ने न्याय दो रोजगार दो लेकर प्रदेश कार्यकारी बैठक का आयोजन किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी भी शामिल हुए। इसी पर चर्चा करो, उससे पहले देख लेते रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में एमपी यूथ कांग्रेस का न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही यह अधिवेशन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में हुआ है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश में उसकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में दो इंजन दिल्ली से चलते हैं। सीएम तो केवल साइन करने के लिए हैं। युवाओं के साथ बीजेपी विश्वासघात किया है। आजादी के समय जो अत्याचार होते थे आज वही बीजेपी कर रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम 12 करोड़ वोटर्स इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। वैसे तो बीजेपी करप्शन के बिना चुनाव तक नहीं जीत सकती है, उसका चुनाव तो ईडी और सीबीआई लड़ती है। पीएम मोदी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी कहां गई? हमारा सवाल है कि कहां है वो नौकरियां? नई गारंटी लाने से 10 साल पहले दी गई गारंटी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? 2024 की नई गारंटी से पहले 2014 की गारंटी का क्या हुआ? देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी 10 सालों से बनी हुई है। ये सब मोदी जी और भाजपा की गलत नीतियों के कारण है। अडानी को दिन रात मजबूत करके युवाओं को रोजगार खराब कर मोदी जी वोट मांगने जा रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ रोजगार तो न्याय तो मुहिम की शुरुआत यूथ कांग्रेस कर रही है। युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता के साथ खड़ी रहेगी। लोकसभा के चुनाव के पहले आज प्रदेश कार्यकारी बैठक है, उसमें रोजगार दो न्याय दो, जो किस तरीके से सरकार ने इतने बड़े बड़े जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। स्पेशली अभी मध्य प्रदेश में दोबारा इन लोग ने डबल इंजन सरकार बोल रहा है। डबल इंजन में एक तो इंजन ही नहीं है, वो इंजन दिल्ली से चलता है, या नाम के वास्ते या सीएम है, ओनली ये साइन कराने के लिए रखा है। तो यूथ कांग्रेस ने वापस हम लोग ने जारी रखेंगे। लोकसभा में जनता को भी समझ में आ चुका है, लोकसभा में किस तरीके से जो बेरोजगार युवा के साथ जो विश्वासघात करने का काम जो भाजपा ने किया है, वो जवाब देने का समय आया है। जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, मणिपुर से मुंबई तक चल रहा है, पूरा देश में जो अन्याय कर रहा है, जो भाजपा ने जो अन्याय किस लेवल पे जो कर रहा है, ये मेरे को याद आता है आज़ादी के समय पे जो महात्मा गांधी जी अंग्रेजों ने देश में जो अन्याय किया था उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और न्याय दिलाया और आज़ाद भी कराया। इस दौरान श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में कि बीजेपी ने जिस तरह से सीबीआई ईडी को पीछे लगाया है, तो क्या करते हेमंत? हालात यह है कि सभी नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी बगैर ईडी सीबीआई के चुनाव लड़े तो वह हर चुनाव हार जाएंगे। देखिए, वो लोग ने साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था, और 2 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। 5 साल में 10 करोड़ नौकरी देने का था। 10 करोड़ की बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और कोरोना 1 कोरोना 2 में लगभग 20 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया है। कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है। आप इनको युवा कोई रोजगार के बारे में पूछेगा तो उनको बोलेगा पाकिस्तान, देश खतरे में। देश खतरे में नहीं है, इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, किसान खतरे में है, सभी वर्ग, सभी समाज, महिला, सब लोग खतरे पे है। इन लोग ने घुमराने के अलावा, आपस में लड़ाने के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया है। जो लोकसभा जो चुनाव है इस बार पॉलिसी मेकर से इस देश जो कम से कम 20-25 साल पीछे लेके जाने का काम किया है। इस अधिवेशन में ग्वालियर जिले के साथ साथ प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें न्याय दो रोजगार दो अभियान को किस तरह से आम जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, ग्वालियर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं योगेंद्र सिंह जादौन
योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र सुल्लेरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, कौन सा न्याय, कौन सा रोजगार, क्या है इस अभियान का मतलब, क्या है मोटो? ये सिर्फ इसलिए है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है या वाकई मध्य प्रदेश के युवाओं की फिक्र है कांग्रेस को? रहने वाला हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय का अधिकार और इस देश के संविधान में 57 आर्टिकल में आजीविका का अधिकार और आजीविका का अधिकार से तात्पर्य है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोजगार मिले और रोजगार के माध्यम से वो अपना संपूर्ण जीवन यापन करे। इस देश का संविधान हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई है 2014 के पश्चात इस देश में लगातार बेरोजगारी की तादाद बढ़ रही और विशेषकर जो शिक्षित बेरोजगार है तो लगातार हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई है और 50% तक शिक्षित बेरोजगार देश के अंदर आंकड़े के साथ पहुंच गए हैं। तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और वो उसकी दायित्व है और उसका ये कर्तव्य है कि वो हिंदुस्तान की सत्ता को आईना दिखाने का काम करे और उसको बताने का काम करे कि इस राष्ट्र को रोजगार चाहिए। और आप कहते हैं कि आपकी गारंटी है, तो आपने जब 2014 का चुनाव लड़ा था और उसको बताने का काम करे कि इस राष्ट्र को रोजगार चाहिए और आप कहते हैं कि आपकी गारंटी है, तो आपने जब इस 2014 का चुनाव लड़ा था तब आपने देश को गारंटी दी थी कि हम हर वर्ष करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। तो वो जो आप 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने की बात करते थे, हम उस गारंटी को याद दिलाने का आपको काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि आप जिन मुद्दों की गारंटी लेकर इस देश की सत्ता पर सिंहासन पर बैठे हैं, आज हिंदुस्तान में देश के रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जो बीटेक करके गए, एमबीबीएस करके गए, इंजीनियरिंग करके गए, हर साल हिंदुस्तान में लाखों लोग रोजगार के लिए तरसते हैं और इन तमाम लोगों में जो आईटी कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर है, हिंदुस्तान में 2014 के पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार इस राष्ट्र के अंदर संचालित होती थी, हमने देखा है कि कॉलेज कैंपस से ही बच्चों को करोड़ों रुपए के रोजगार ऑफर किए जाते थे और वे कंपनियों में, निजी कंपनियों में जाकर काम करते थे। लेकिन जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल इस देश में भाषणबाजी और वादों के अलावा इस देश के अंदर कुछ नहीं हुआ। रोजगारों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। ठीक है। मिलन जी, जिस तरह से आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें ये कहा गया था कि हर घर से जुगाड़, इस पे क्या कुछ अमली जामा पहनाया गया है? की रूप से शायद आवाज में सवाल मैं दोबारा से दोहरा देता हूं सर। आपके मैनिफेस्टो के अनुसार हर व्यक्ति, एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। तो मेरा यह सवाल था, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने कितने लोगों को दिया, क्योंकि इतना वक्त अभी हुआ भी नहीं है जो मैं पूछूं ये सवाल। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कवायद को कितना अमली जामा पहनाया जा चुका है? देखिए, संकल्प पत्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से 5 राज्यों की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हुई है, जनता के भरोसे और जनता के विश्वास मत के साथ हुई है। देखिए, जो संकल्प पत्र के साथ आए हैं और सरकार ने निर्णय लेके पहला संकल्प भी पूरा किया, जिसमें आपने देखा होगा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 से राशि बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा के लिए, इसमें बढ़ता हुआ कदम है। और आज ही आप देखिए कि जिस प्रकार से भोपाल शहर और जबलपुर में 10,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए लोकार्पण और शिलान्यास का आज ही कार्यक्रम हुआ। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मध्य प्रदेश का विकास किया जा रहा है, सरकार हमारे साथ बिल्कुल लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से गति के साथ चीजों को करना चाहिए उस गति में की जा रही है। आप देखिए कि रोजगार को लेकर जो हम दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको पूरा भी करेंगे। और अभी हमें सुन रहा था एक साथी प्रवक्ता की बात, जिस कुंठित मानसिकता से पीड़ित होकर कांग्रेस के नेता लगातार प्रहार करने का असफल प्रयास जरूर करते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीतू पटवारी कांग्रेस है जो तेल ले जाने की रखने वाली भावना रखती है और अपने कार्यकर्ताओं को जूते मारने तक की हिम्मत रखती है। मिलन जी, थोड़ा सा विषय पे रहे, देखा है फिर ये भी उधर से शुरू हो जाएंगे, फिर ये पूरा मुद्दा भटक जाएगा, विषय पे हम रहते हैं। तो ये विपक्ष के रूप में क्या बात करेंगे? देखिए, जनता के पीछे हम जनता से जो विश्वास मत हासिल करके आए, जनता के बीच में जाके हम डिलीवर भी करेंगे और उस चीज को पूरा कर दिखाएंगे। ठीक है। जिस तरह से भूपेंद्र जी, अभी मैंने जो सवाल पूछा कि क्या कुछ अमली जामा, उन्होंने कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन का जिक्र किया।
कोई भी शिलान्यास उद्घाटन में 5 साल और लगेंगे। कोई भी अगर इंडस्ट्री आती है या कुछ भी आता है उसमें वक्त लगेगा, तब तकरीबन 5-6 साल लगते हैं कोई भी चीज़ अगर आती है उसका लोकार्पण। अभी वास्तविक स्थिति हम पिछली सरकार का देखें तो पिछली सरकार में जो हमारे पास रिपोर्टें देखने को मिली कि 21 नौकरियां दी गई, 40,000 पंजीकृत लोग थे, और इसमें सबसे अच्छी और सबसे एक बड़ा अच्छा फैक्ट ये निकल के आया, उस वक्त 52 रोजगार कार्यालय खोले गए जिस पर सरकार ने 16.5 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि प्रति व्यक्ति 80 लाख रुपए, और सिर्फ 21 नौकरियां थी। 21 नहीं 1 लाख नौकरियां दी साहब पिछले साल। सर वो संसद वाला मैं मामला उठा रहा हूं जिसमें 21 नौकरियों का जिक्र है। कोई ये गलत मामला है, शायद गलत आंकड़े हैं आपके पास। पता नहीं है सर, चारों तरफ उसी का है सर। हो सकता है कि आपने 1 लाख नौकरियों की बात तो कही थी, आंकड़े तो आप आंकड़े रख सकते, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उस पर। हो सकता है मैं गलत हूं, आप सही आंकड़े रख दीजिए। बाकी सुलेरी जी अगर मैं सही हूं क्या गलत है, सुलेरी जी थोड़ा सा इस चीज पर प्रकाश डालें। मेरा कृपा पूर्वक आपसे निवेदन। देखिए, देश भारत जो देश है युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, और ये सरकार जो परिवर्तनशील आई है, जिसने चाहे डबल इंजन की सरकार कह लें या मोदी जी की केंद्र में सरकार कह लें, उन्होंने स्टेप वाइज अगर हम पूरा आकलन करें इनके 10 वर्षों का अगर केंद्र का और 20 वर्षों का इनका, तो एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने योजनाएं अपनी रखी हैं। अब इनका फोकस भी रोजगार की तरफ अब जागृत हुआ है, और उस तरह से पिछले वर्ष में जब चुनाव आ रहे थे 5 राज्यों में, आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटे, और इस सरकार ने जैसे ही मोहन सरकार ने ली तो पहली ही योजनाओं के तहत नियुक्ति पत्र अभी 25 तारीख को उन्होंने विभिन्न सेवाओं में जो चयनित हुए हो उनको नियुक्ति पत्र दिए। लेकिन इससे पहले अगर अपन पुरानी सरकार के अगर समिट मीट देखें, जो रोजगार के मेले इंदौर में लगे थे और कई भी जगह लगे थे, उनका जो ग्राउंड लेवल पर जो प्रतिफल हुआ वो शायद क्रियान्वित ढंग से नहीं हो पाया, जितने MOU साइन हुए थे उस तरह से। लेकिन ये समस्या तो है रोजगार की, और ये दोनों सरकारें की अभी 2 प्रतिनिधि हैं और ये इस चीज को मान रहे हैं कि हम अपने आने वाले टाइम में करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन एक माहौल ये जरूर कहेंगे हम कि जो सरकारी नौकरियों का जो मोह था लोगों के प्रति, वो इन्होंने निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर की ओर अग्रसर हुए और लोगों में वो आया। लेकिन सबसे ज्यादा नौकरी जब व्यक्ति करता है कोई भी फील्ड में हो, तो उसकी जीवन की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जीवन की सुरक्षा यह है कि एक उम्र के बाद 60 वर्ष के बाद या 65 वर्ष के बाद उसका शरीर शिथिल हो जाता है। अब जो संविदाएं और जो कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सेज जो सर्विसेज हो रही हैं, उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, पहले नंबर। दूसरी बात, उसका जीवन कम से कम सुरक्षित हो। दूसरी बात, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह से ऐसी जिम्मेदारी बनानी चाहिए जिससे आने वाले टीम में उनको रोजगार के प्रति, स्वरोजगार तो ठीक है, वो तो अपनी स्किल के ऊपर है, लेकिन कई लोग स्वरोजगार के रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पैसा लेने के बाद वो रोजगार में सही इन्वेस्ट नहीं कर सकते और उससे अर्न नहीं कर सकते, तो वो अपना एक नौकरी करना ज्यादा बेहद समझते हैं। तो उनके प्रति एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को, और विपक्ष को भी उसके रूप में उनको बाध्य करना चाहिए, जिससे उनकी योजनाएं जो आने वाले टाइम में जो भविष्य हो, जिनकी लाइफ अपने रिटायरमेंट के टाइम पे हो, तो वो अपने करें। क्योंकि ये संख्या भी एक कुटुंब, मैंने लगभग 20 सालों से जब 93 से देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से आया है, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह लाए हैं, चाहे शिक्षा की बात, लेकिन इस सरकार में बदलाव तो आए हैं, निश्चित रूप से हम ये कहेंगे। लेकिन साथ में ये भी तो होना चाहिए कि जब वो संख्या जब लार्ज हो जाती है संविदा वालों की या किसी लोग, जब उनका वोट का अधिकार ज्यादा हो जाता है या उनके वोटरों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, तो आप उनको उनकी बात मानने लगते हैं। तो ऐसी कोई पॉलिसी बननी चाहिए जिनके तहत उनके जीवन में एक सुरक्षित बने। दूसरी बात, जो रोजगार के जो आंकड़े हैं, सरकार जो आंकड़े अपने प्रतिवर्ष जारी करती है, और जो NGO भी अपने जो स्वयं वित्त संस्थाएं हैं वो भी अपने आंकड़े जो जारी करते हैं, उनमें निश्चित रूप से जो रोजगार की जो गारंटी आई है, आज जो विकल्प आए हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही कम रोजगार है। अभी जैसे PSC के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार की उपलब्धि है कि कंटिन्यू ये एग्जाम करा रही है। और पिछली जो चुनाव से पहले तो उन्होंने पूरे साल लगभग सारी वैकेंसियां निकाल दी थी, लगभग 1 लाख वैकेंसियां निकाली थी शिवराज जी ने। तो वो जी मेरा कहना है कि ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, यही नहीं कि हम चुनावी वर्ष में आ गए तो हमको इस तरह से करना चाहिए। क्योंकि रोजगार, बेरोजगार व्यक्ति जो निकलता है वो रोजगार के लिए ही शिक्षा प्राप्त करता है, और शिक्षा का मायने जब ही तक सफल हो पाता है और वो है अपने स्किल के अनुसार
भी बाहर जा सके या कहीं कुछ अच्छा कर सके, इसके लिए अब जैसे ब्याज दर की है तो ब्याज दर भी कम होने चाहिए उनके, जो 12-13%, कहने को तो 7%, 6% कह देते हैं, तो लेकिन जब इम्प्लीमेशन होता है, उसका लागूपन होता है, तो वो उस तरह से नहीं मिल पाता। इस पे भी चर्चा करूंगा मैं आपसे सुलन जी लौट के। योगेन जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, आपको पता है कि 2022-23 की जो बेरोजगारी दर थी वो मध्य प्रदेश में सबसे कम थी, 2.3% थी, वहीं छत्तीसगढ़ में 3 के समथिंग कुछ थी और राजस्थान में ये 4 के तकरीबन थी। आवाज जी नहीं, 2022 के बाद अब 2023 में 21 के बाद 2021 की देखिए मैं किस 22-23 गति से की थी, और उसके बाद आप देखिए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर पलायन जो प्रारंभ हुआ है, आप देखें नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं योगेन जी। जब से मोदी सरकार आई है, मैं मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ओवरऑल देश की बात कर रहा हूँ। अगर जब से आई है मोदी सरकार, आपने देखा होगा कि बच्चों में, लोगों में एक स्टार्टअप का जुनून जागा है। ठीक है, वो रोजगार की बात है, वो अलग बात है, वो बीजेपी से मैं कर लूंगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम जमीन पे देखें, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गन्ने का जूस वाला हो, सबका खुद का एक पेटीएम का QR कोड लेकर बैठे हुए हैं लोग, चाहे वो पानी पूरी वाला हो, तमाम सारे स्टार्टअप, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट विदेशों से यहाँ आके हम छोटे छोटे लड़कों को, छोटी उम्र के लड़कों को बिलियनियर्स और आइकॉन बनते हुए देख रहे हैं। एक जादू सा चला, आपको ये नजर आता है कि पूरे देश में स्टार्टअप का? योगेन जी, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, निवेदन है कि पूरे देश के अंदर आप जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है दीपक जी कि हिंदुस्तान 2014 के बाद में जो अर्थव्यवस्था इस देश के अंदर अच्छी द्रुत गति से भागी थी और चल रही थी, उसमें जिस तरह से नोटबंदी से ब्रेक लगाया है, और नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में जो आर्थिक मंदी आई है, देश में औद्योगिक गति की जो स्पीड थी वो एकदम से कम हुई है। देश के अंदर बैंकिंग व्यवस्था और बैंक के प्रति विश्वास की भावना कम हुई है। हिंदुस्तान में बैंक का कैपिटल कम हुआ है। देश की नेशनलाइज जो बैंकें थी, इस देश के अंदर 14 बैंकें थी, आपने देखा किस तरह से 6 बैंकों को समायोजित करके 8 बैंकों के रूप में परिवर्तित करने की परिस्थितियां देश के सामने नियुक्त हुई है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप आप बोलते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में सरकार की जो योजनाएं होती है वो बैंकों तक पहुंचने के लिए रोजगारों को रोकने का काम करती है। अब आप उदाहरण देते हैं केवल चाय वाले का, अगर आप उदाहरण देते हैं केवल गन्ने के रस वाले का, लेकिन मेरा कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार है, जो बीटेक करके आते हैं, ITI करके आते हैं, MBBS करके आते हैं, उनको सरकारी नौकरियों की जो अपेक्षा होती है, उन आकांक्षाओं के लिए हिंदुस्तान में अब इस देश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर लगभग समाप्त हो गए हैं। और जो सबसे ज्यादा जनरेट रेलवे करता था, जिस प्रकार से नियुक्तियों के लिए ज्यादा से ज्यादा पद मिलते तो थे, सरकारी नौकरी क्यों सर? स्वयं को अपाहिज महसूस कर रहा है। 10 आदमियों को सैलरी अकेला एक आदमी ले देश के अंदर और थूक लगा के 8 घंटे में एक नोट गिने बैंक का कर्मचारी, वो ठीक था? सरकारी चीजों को इतना प्रमोट क्यों करते हैं सर? हम तो एटलीस्ट इस चीज को अलग बात करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसकी लाइफ को सेव करने के लिए कोई योजना नहीं बना रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो अपना रिस्पांस जब तक देता है, 4 साल 5 साल 6 साल तक उसका यूज होता है, उसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो निजीकरण की व्यवस्था है। उसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि हम उसको श्योर कर सके, उसके परिवार को श्योर कर सके। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की तरफ भी जाए तो हम हमारे उत्पादन को पूरे विश्व लेवल पे, अपने जो प्रोडक्ट है उनको विश्व पॉलिसी के माध्यम से भारत में निर्यात तक मजबूत हो, तो निश्चित रूप से हमारे औद्योगिक क्रांति प्रभावित होगी। आप मध्य प्रदेश में देख लें, हम शिवराज सिंह जी की सरकार को हमने देखा है कितनी बार सबमिट हुई है, चाहे इंदौर में सबमिट करें, ग्वालियर करें, जितनी भी सबमिट करते हैं केवल उस पर साइन होते हैं, लेकिन वो कभी भी जमीन पे क्यों नहीं होते? अब किसी को जबरदस्ती बुला लेंगे, हमारे पास रोजगार के लिए भाई समिट में आए हो तो कान पकड़ के नहीं इन्वेस्ट करके जाओ, कैपिटल है, लेकिन चाय पानी पिया आपने, हमारे उत्पादन की जी। अब कोई इन्वेस्ट समिट में आया है, जबरदस्ती कान पकड़ के तो नहीं बिठा सकते। आपने भी तो की थी सर, लिए माध्यम नहीं बना सके सर, रास्ता नहीं बना सके, हम बाजार में ऐसा विश्वास पैदा नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। नहीं, आप
पंजाब में विश्वास तो पैदा होना चाहिए। नहीं, सहमत हूं मैं समझ रहा हूं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करेंगे जब तक आपको लगेगा नहीं हाँ, कि इच्छा हमारा शक्ति है, इसीलिए तो हम रखते हैं। होकर आएगा, तब तक कोई भी आपका पैसा क्यों लगाएगा। अब तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है हर राज्य की सरकार, सब चाहती है कि हमारे यहाँ रोजगार आए, कंपनियां आए, तो ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत ढील दी है इस चीजों को लेकर। अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है या ओएमयू साइन करके चला जाता है। नोटबंदी के समय, नोटबंदी से पहले सर हम कौन सा अमेरिका को टक्कर दे रहे थे, मुझे ये बता दो सर। अर्थव्यवस्था में किस मामले में हम दे रहे थे क्या? नहीं, नोटबंदी के पहले हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर। और रही बात बैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत पुराना बोई हुई फसल थी जो बीजेपी ने काटी है सर। जो पूरे विश्व के अंदर बंदी थी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जो नई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मिलन जी को काफी देर से मैं रोके रखा हूं। थी, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब थे। आप देखिए कैंपस में ही जो रोजगार मिलने लगे थे। ठीक है सर। नहीं, कैंपस में तो अभी भी आ रहे हैं सर। ये आप मत कहिए कि कैंपस में रोजगार नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा अंतत्यात्मक लगता है। मिलन जी देखिए, जिस प्रकार का नकारात्मक वातावरण, ऐसी परिस्थितियां नहीं है आज, ऐसी परिस्थितियां देश की सच्चाई है। रूप से रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए देश में प्रगति जिस प्रकार से, जिस तेजी से हुई है, उसमें आप देखेंगे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के माध्यम से आज 100 से ऊपर कंपनियां जो मोबाइल फोन की हैं, जो हर व्यक्ति के पास एक पदों की संख्या, आज इतनी बड़ी संख्या में कंपनियां इस देश में खुल गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आप ये मानिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार ही मिल रहा है। और जिस एएमयू की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट होना इस विदेश की गौरव का विषय है। लगातार निवेश आ रहा है। आप जितनी भी औद्योगिक इकाइयां वहां जाकर देखेंगे, दिन प्रतिदिन प्रगति ही हो रही है, रोजगार भी मिल रहा है और इस प्रदेश में जिस प्रकार से गति मिलनी चाहिए औद्योगिक इकाइयों को, वो भी मिल रही है। लेकिन दर्द और कांग्रेस पार्टी की जो कुंठित मानसिकता है, वो आज भी झूठ प्रपंच के सहारे राजनीति कर रही है। रोजगार को लेके ये बार बार ये झूठे आंकड़े जरूर पेश करते हैं। इनसे पूछिए कि वो बेरोजगार लोग हैं कहाँ, जितनी संख्या ये बताते हैं आखिर वो है कहां। देखिए, देश में डिलीवर यदि सरकार कर रही है तो देश की जनता संतुष्ट है और लगातार प्रगति कर रहा है। जिस प्रकार से एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जो विदेशों में हुआ करती है, आज भारत देश में उसका स्टोर खुल रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो कार निर्माता है, कभी हम आयात करते थे, अब निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। अनाज में कई चीजों में हम आयात करना पड़ता था, आज निर्यात करने की स्थिति में आए। तो दिन प्रतिदिन ये इकोनॉमी की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, जिसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ रहे हैं। वो प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा गिना कर ये आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ये धता बता देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ी है, क्योंकि कंपनियां आई हैं बड़े बड़े सैलरी पैकेज के साथ। इस देश में सैलरीज मिल रही है। तो कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर का जो आपने जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा एक सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहूंगा। निरंतर बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, हम हाथों हाथ पत्र भी दे रहे हैं रोजगार मेले लगाकर भी, तो ये भी देश के युवा देख रहे हैं। ठीक है, जैसे भूपेंद्र जी और योगेंद्र जी दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मनमानी पर उतर आया, उसके लिए कोई लगाम नहीं है कि आप 2 दिन नहीं आए हैं किसी कारणवश तो निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है, और कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं प्राइवेट सेक्टर में जिससे आदमी शोषित हो रहा है, जूझ रहा है, उस पर कोई सारे कारण ऐसी लगाम नहीं है। तो हम इस पे कोई नीति नहीं बना सकते कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे सरकारी आदमी क्यों पसंद करता है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी है। प्राइवेट में कितना भी पैसा मिले, सिक्योरिटी नहीं, तो इतना डर और इतना अभाव क्यों है? वो तो मजबूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में सर चाहे वो 10,000 दे चाहे 20,000 आदमी करेगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमें वो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती जो सरकारी जो गवर्नमेंट में 100% नहीं 50% तो एटलीस्ट मिल ही सकते ना सर। देखिए, क्या आप भी एक निजी जर्नल में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपके अपनी पसंद, तो क्या आप डर भर के कारण इस जॉब में आए हैं? आपको सरकारी नौकरी करने की तमन्ना नहीं रही क्या? अपनी अपनी चॉइस वाला विषय है, हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, उस रुचि के काम को वो करना चाहता है। मजबूरी में कोई करा हुआ काम हो सकता है, मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना है। पक्ष विपक्ष में नहीं करना चाहते हैं हम, झूठे आधार पर राजनीति लंबे काल तक रहने के लिए आए हैं और काम के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, भूपेंद्र सर लास्ट कमेंट आपका। देखिए, सरकार ने इकोनॉमी विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाने का प्रण लिया है और 5वीं बन चुकी है, तो और G20 का भी सम्मेलन किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं भारत के लिए, लेकिन साथ साथ
इतनी बड़ी आबादी है अपने देश में जिसमें क्या है उसके रिसोर्सेज के परिणाम तुरंत नहीं दिखते, ये भी एक कारण है। लेकिन हाँ, अपन ने जैसे आईटी सेक्टर हो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अपन ने विश्व स्तर पे वैश्विक रूप से काम हासिल किया है और उसमें निश्चित रूप से नए नए सुधार आने चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत से जॉब ऐसे हैं जो डले हुए हैं, जिनके एजेंसी है या आउटसोर्स या फिर प्राइवेट सेक्टर से थ्रू काम हो रहे हैं, उनकी निरंतर पूर्ति होनी चाहिए। सरकार को इस पर, और दूसरी बात, क्योंकि उससे सरकार का भी कार्य प्रभावित होता है। अच्छे एम्प्लॉय आते हैं तो वर्कर में काम में प्रगति आती है और सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो व्यक्ति तक जाती हैं। ये सरकार भी जानती है और राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं। निश्चित रूप से इस पर काम कर रही होंगी और आगे करेंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष में मैंने देखा है इस वर्ष कि लगातार उन्होंने नौकरियां निकाली हैं और इस सरकार ने तो निश्चित रूप से कई सत्र रेगुलर किए हैं जो दिग्विजय सरकार में नहीं थे, पीएससी के हों चाहे आप कर्मचारी चयन मंडल के हों, सारी नौकरियों में किए हैं। और मैं तो आशा करता हूं कि युवाओं ही शक्ति है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस चीज को समझा, इसीलिए वो बूथ लेवल पर ये कार्यक्रम तैयार कर रही है रोजगार का, क्योंकि निश्चित रूप से कार्य शक्ति में हो चाहे वोटर के रूप में, तो उसे है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, आपका भूपेन जी, आपका योगेन जी, आपका तीनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से न्याय दो रोजगार दो का अभियान कांग्रेस चला रही है, महज एक अभियान तक ना सीमित रहे, वाकई बेरोजगारी की चिंता है तो जमीन पर उतरकर बेरोजगारों के लिए लड़ना होगा और इसके नतीजे लेने तक लड़ाई लड़ते रहनी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में आखिर ये जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कितने लाभकारी होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।